लेकिन आप जान लीजिए कि सुशासन की सरकार और नीतीश जी की जो सरकार है 2025 में यह उनका आखिरी चुनाव है और नीतीश जी इसके बाद रिपीट नहीं करने वाले हैं बिहार में। फिलहाल तो जो सबसे मजबूत चेहरा नीतीश जी के बाद दिखता है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही दिखते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या कोई भी सरकारी कार्यालय हो, उसमें आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति जिनको किसी सरकारी महकमे में जाना पड़े किसी कार्य के लिए, वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा यह काम बिना कुछ लेन देन के हुआ। मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं मेरे होते हुए, मेरे जनप्रतिनिधि के तौर पे होते हुए रुन्नीसैदपुर में जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। पार्टी को जब जनता वोट करेगी और जनप्रतिनिधि को जब वोट करेगी तो दोनों में अंतर होगा। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज खास करके बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और खास विधानसभा रुन्नीसैदपुर विधानसभा, जहां से बता दें कि नवल किशोर शाही जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, रुन्नीसैदपुर के दिग्गज नेता है और उनके पुत्र हमारे साथ है ब्रह्मा प्रकाश शाही उर्फ एंटोनी शाही, जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। काफी ज्यादा क्षेत्र में चर्चा भी है। वही बता दें कि एनसीपी के युवा राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं एंटोनी शाही। इनसे खास करके बात करेंगे जिस प्रकार से चुनावी साल है और काफी ज्यादा क्षेत्र में चर्चा है। तो सबसे पहले तो एंटोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। काफी ज्यादा क्षेत्र में चर्चा है कि आप चुनाव इस बार लड़ेंगे, क्या सही है बात? क्षेत्र की जनता अगर इस तरीके की कोई चर्चा कर रही है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। आपके पिताजी भी रुन्नीसैदपुर के विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद काफी दिग्गज नेता है, तो ऐसा तो नहीं कि उनका जो राजनीतिक भार है वो आप संभालेंगे? निश्चित रूप से मेरे पिता का अपना एक नाम है, समाजवाद के एक प्रतीक। रुन्नीसैदपुर में पिछले 5 दशक से राजनीति में उनका नाम है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से उनकी जिम्मेवारी को निभाऊं। अब क्या लगता है रुन्नीसैदपुर में क्या क्या कमी है? क्योंकि सरकार जिस प्रकार से बिहार में नीतीश सरकार है, लेकिन कमी कहां पर है? रुन्नीसैदपुर समेत पूरे बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या कोई भी सरकारी कार्यालय हो, उसमें आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति जिनको किसी सरकारी महकमे में जाना पड़े किसी कार्य के लिए, वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा यह काम बिना कुछ लेन देन के हुआ, बिना रिश्वत दिए हुए बिहार के किसी कार्यालय में, और रुन्नीसैदपुर में भी, बल्कि रुन्नीसैदपुर में तो कई गुना ज़्यादा है भ्रष्टाचार। उसके अलावे रुन्नीसैदपुर में पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, आप देखेंगे कि पिछले अभी 3 दिन 4 दिन पहले चोरी की घटना, रुन्नीसैदपुर बाज़ार में चोरी की घटना, और कुछ तो ऐसी घटनाएं हैं जो कि अप्रत्याशित हैं एक तरीके से कि रुन्नीसैदपुर में 2-3 जगह पर गोलीबारी की भी घटना पिछले 3-4 महीने में हुई है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि रुन्नीसैदपुर में भी समस्याएं बहुत जटिल हैं जिनका निदान होना बहुत आवश्यक है, और वो निदान तभी होगा जब व्यवस्था बदलेगी, जब जनप्रतिनिधि बदलेंगे। पुलिस प्रशासन तो है ना, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन बिल्कुल है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी अपना कार्य समय से नहीं कर पा रही है, या समझिए राजनीतिक दबाव में नहीं कर पा रही है, या क्या कारण है ये तो उसके वरीय अधिकारी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की आड़ में लगे हुए हैं। वहाँ बिहार में नीतीश सरकार है, वहाँ जदयू के विधायक है, तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है। नहीं, नीतीश जी की सुशासन की सरकार के बारे में तो सबसे अच्छा उन्हीं के एक माननीय विधायक अनंत सिंह ने थोड़े दिन पहले कहा था कि सुशासन की सरकार है तो किस चीज़ की सरकार है। लेकिन आप जान लीजिए कि सुशासन की सरकार और नीतीश जी की जो सरकार है 2025 में यह उनका आखिरी चुनाव है, और नीतीश जी इसके बाद रिपीट नहीं करने वाले हैं बिहार में। रिपीट नहीं करने वाले? नहीं करने वाले। ये वाले तो कह रहे हैं कि फिर से 200 पार और नीतीश सरकार फिर से।
तो एनडीए वाले जो अपना नारा लगाते हैं वो चुनाव के बाद उस नारे पर सफाई देने से भी भागते हैं। 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए, उसमें भी अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। वो क्या कहते हैं वो जनता के दिमाग में है, और जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन हो के रहेगा बिहार में। तो एंटोनी जी, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं मेरे जनप्रतिनिधि के तौर पे होते हुए रून्नीसैदपुर में जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। पार्टी को जब जनता वोट करेगी और जनप्रतिनिधि को जब वोट करेगी तो दोनों में अंतर होगा। आप सिर्फ पार्टी आधारित अगर राजनीति की बात करेंगे तो फिर तो ये लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं है कि सिर्फ पार्टी के आधार पर चुनाव हो। उम्मीदवार के आचरण के और उम्मीदवारों के चेहरे पर भी तो वोट होना चाहिए ना। लेकिन आजकल अधिकतर अगर वोटों की अगर बात करें, चाहे वो केंद्र के वोट की बात करें या फिर विधानसभा की वोट करें, पार्टी बेसिस से जनता कहीं ना कहीं वोट करती है और इसी से मतलब विधायक या सांसद फिर बनते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि पार्टी के बेस पे अगर चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो जनप्रतिनिधि स्थानीय हैं, वो जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। फिर तो उनकी सारी समस्याओं के लिए वो पार्टी जिम्मेवार हो गई कि उनकी समस्याओं का समाधान वो पार्टी करती है या नहीं करती है। जब सत्ता निरंकुश होगा, जब अधिकारी निरंकुश होंगे तो उन पर अंकुश जनप्रतिनिधि लगाएगा, और जनप्रतिनिधि अगर आपका सही है तो आपके कार्यालय में भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, क्षेत्र में अपराध भी नहीं होगा, और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। बिल्कुल। आपके पिताजी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि जनता का ये भी सवाल होगा कि एंटोनी शाही वो कितने तक पढ़े हुए हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई पूरा की कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो। मेरे पिताजी के कार्यकाल में ही उन्होंने 1991 में डीएवी पब्लिक स्कूल रून्नीसैदपुर में जो खुला वो मेरे ही पिताजी के प्रयास से खुला। और मैं बताऊं कि डीएवी पब्लिक स्कूल रून्नीसैदपुर प्रखंड में जो खुला है वो पूरे बिहार झारखंड जोन में पहला विद्यालय है जो प्रखंड स्तर पर पहले खुला और जिला में बाद में खुला। और मैं उसी डीएवी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई मेरी पूरी हुई। सीबीएसई से मैंने 10th किया, वहाँ से 12वीं की पढ़ाई फिर मैंने पटना से कंप्लीट की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं दिल्ली गया। मैंने वहाँ से दिल्ली से MBA की पढ़ाई पूरी की 2009 में मेरे MBA की पढ़ाई पूरी हुई। और 2010 से लगातार मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार में ही हूँ पिताजी के साथ या क्षेत्र में। रून्नीसैदपुर अगर विधानसभा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रखंड की बात करें रून्नीसैदपुर, प्रखंड स्तर पे अगर वहाँ अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कितना है? बहुत ज़्यादा। जिस व्यक्ति से आप जितना भ्रष्टाचार के हिसाब से, आप भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है। आप बिजली विभाग में चले जाएं, अंचल में चले जाएं, कार्यालय में चले जाएं, प्रखंड में चले जाएं, सब जगह बिचौलिए बैठे हुए हैं। और बिचौलिए के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो आपका कार्य होगा, अन्यथा आपका कार्य जो है वो महीनों में, वर्षों में भी नहीं होगा। आपको जो जनता का मूल अधिकार है उसके लिए भी आपको प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा वर्षों तक। फिर जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? जनप्रतिनिधि तो फिर उस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उस पार्टी को आपने वोट देने का तय किया हुआ है। जनप्रतिनिधि आपको कम मिलेंगे, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे समय पे। समय फ़ोन नहीं उठाएंगे? मेरे हिसाब से ऐसा ही होता होगा, मैंने तो कभी किया नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन और लोग जो आते हैं जाते हैं, अगर उनसे समस्याओं का समाधान हो जाता तो और लोग मेरे पास नहीं आते। आपके पास आते हैं समस्या? जो मेरे पास समस्याएं आती है उसी के आधार पर तो मैं बोल रहा हूँ ना। बिना किसी व्यक्ति के बात किए हुए समस्या का समाधान नहीं होता है। या तो आप किसी बिचौलिए के माध्यम से बात करें या फिर कोई राजनीतिक उस तरीके के प्रमुख व्यक्ति हैं तो वो अपने स्तर से सहयोग करके उसका काम अपने संबंधों के आधार पर करा देते हैं, तभी संभव हो पाएगा। विकास की बात करेंगे, लगातार 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। रून्नीसैदपुर की खास करके बात करेंगे तो कितना विकसित रून्नीसैदपुर हुआ है? सड़क की बात करेंगे, सड़क पूरा बना हुआ है मोहल्ले के, गांव के? निश्चित रूप से कुछ कार्य नेशनल हाईवे के जो एक्सपेंशन का कार्य अभी सरकार ने जो अनुमति दी है उससे मुख्य मार्ग पर जो परिचालन है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि रून्नीसैदपुर में कुछ दिनों से जाम की समस्या बड़ी विभत्स स्थिति में है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए 4 लेन सरकार बनाएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो सड़कों की दशा अच्छी नहीं है। और दशा अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार टेंडर तो करा देती है, लेकिन ठेकेदार जो काम करने आते हैं वह भी भ्रष्टाचार के कारण उनको इतनी मोटी रकम देनी पड़ती है रिश्वत के तौर पर कि वो अगर ईमानदारी से
प्रकलन के अनुसार काम करेंगे तो उनसे वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए वो एक जगह चढ़ावा चढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ कार्य की गुणवत्ता में कंप्रोमाइज करते हैं। नतीजा ये होता है कि सड़कें बनती है लेकिन वो 6 महीने साल भर के अंदर फिर से खराब हो जाती है। जल जमाव की समस्या बरसात के समय रहती है। बरसात के समय में निश्चित रूप से जल जमाव की समस्या रहती है, रूनी सैदपुर में ही नहीं अन्य जगहों पे भी। और इसका फिलहाल कोई भी कहीं से कोई कार्य योजना सरकार के पास जल जमाव के निपटारे के लिए नहीं है। अच्छा, अब आपके बारे में बात करें खास करके, अगर आप मैदान में उतरेंगे क्या क्या आपकी योजना होगी सबसे पहले, मतलब रूनी सैदपुर के विकास को लेकर? रूनी सैदपुर में जनप्रतिनिधि के तौर पे सबसे पहले तो मैं ये सुनिश्चित कर दूं कि अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले उपस्थिति मेरी निश्चित रूप से रूनी सैदपुर में रहेगी। रूनी सैदपुर छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं वहीं रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, जिसकी जो भी बातें होंगी सुनूंगा और उसका निष्पादन करूँगा। चुनाव जीतने के बाद लोग चले जाते हैं, मतलब उसका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, या फिर ये होता है जनता दौड़ते रहते हैं और उनका काम नहीं होता है? तो मेरा घर भी रूनी सैदपुर में है, मैंने रूनी सैदपुर के अलावे कहीं अपना घर भी नहीं बना रखा है। मैं रहूँगा भी वहीं पर, उपस्थित रहूँगा, जनता के बीच में ही रहूँगा। फ़ोन नहीं उठाने की बात तो बहुत दूर तक है। आपके पिताजी से शिक्षा क्षेत्र में खास करके बात करेंगे, अगर आपके पिताजी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में क्या काम करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में रूनी सैदपुर में अगर देखा जाए तो सबसे मेरे हिसाब से एक कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का वहाँ पे रूनी सैदपुर में होना बेहद आवश्यक है। टेक्निकल शिक्षा से रूनी सैदपुर अभी तक छूटा हुआ है और उसकी जो संरचना है, जो जनसंख्या है, जो क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से केंद्रीय विद्यालय जो हमारा जैसे सुरसंड में है केंद्रीय विद्यालय, तो एक एक्सटेंशन ब्रांच रूनी सैदपुर में भी उसका होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से। और एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोई इस तरीके की व्यवस्था से रूनी सैदपुर अभी तक वंचित है, तो एक इस तरीके का कोई विद्यालय महाविद्यालय वहाँ पर निश्चित रूप से होना चाहिए, जिसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और देखिए, अगर खास करके बिहार की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या बिहार में पलायन की होती है। अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल बोल दिए बिहारी को लेकर कि रोजगार यहाँ लेने आते हैं, तो रोजगार को लेकर क्या करेंगे कि क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र में भी काम करें, फिर अपने घर पे भी जाए। पलायन बाहर में करते हैं, कोरोना काल आता है तो वो लोग पैदल आते हैं या फिर रास्ते में वो मर जाते हैं, फिर बहुत सारा शोषण का सामना करना पड़ता है उन लोगों को बाहर में। एक्चुअली बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर करना किसी जनप्रतिनिधि के तौर पे, किसी विधायक के तौर पे शायद उतना संभव नहीं है। तो करेंगे विधानसभा में जाकर निश्चित रूप से, और सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर रोजगार के दृष्टिकोण से जो भी उचित कार्य होगा वो सरकार करे और उसके लिए सरकार को प्रतिबद्ध करे, यह प्रयास मेरा रहेगा। फिर से हम सवाल दोहरा रहे हैं। अभी देखिए कि कई सारी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, चाहे वो जन सुराज हो, नई पार्टी आ गई आजकल, खूब बिहार में दौरा उनका हो रहा है, राजद भी है, कांग्रेस भी है, जदयू और बीजेपी तो है ही। इन सब में किसका हवा ज़्यादा लग रहा है अपने हिसाब से? इन सब में से जिसका भी हवा हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात मैं निश्चित रूप से आपको बताऊं कि पहले जो मैंने आपको बताया भी दिया है कि बिहार में इस बार 2025 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी तो नहीं रहेंगे, ये परिवर्तन बनेंगे, ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो जो सबसे मजबूत चेहरा नीतीश जी के बाद दिखता है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही देखते हैं निश्चित रूप से। ये मान के चला जाए कि अगर आपको मौका मिले तो आप राजद से चुनाव लड़ें? मेरी ज़रूरत किसको है इस पर भी निर्भर करता है। मेरी तो इच्छा है चुनाव लड़ने की। जिस दल को मुझे चुनाव लड़ाने में लगे कि मेरा दल आसानी से जीत सकता है, मेरे उम्मीदवार एंटोनी शाही को बनाने पर मेरा दल जीतेगा, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। अगर किसी दल का अगर सपोर्ट नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय भी मैदान में उतरेंगे? मैं ये चर्चा करूंगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। रणनीति के साथ चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, कोई नेता नहीं लड़ता है, आपके समर्थक लड़ते हैं। तो मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो अपने हैं, जो पिताजी के समय से हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, उनसे सलाह लूँगा और निश्चित रूप से तैयारी उसी तरीके से करूँगा। तो आप सुन रहे थे एंटोनी शाही जी को, जो सीतामढ़ी से आते हैं और रूनी सैदपुर विधानसभा में। बता दें कि इनके पिताजी भी 3 बार वहाँ से विधायक भी रहे, शिक्षक भी थे, इसके साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे, और इन्होंने भी अपनी पढ़ाई दिल्ली से कंप्लीट कर 2010 से ही लगातार रूनी सैदपुर विधानसभा में रह रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमें किसी भी पार्टी से मौका मिलेगा तो इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन एक बात इन्होंने ये भी कह दी है कि इस बार जो है 2025 में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, यानी कि जब चुनाव होगा और जब परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं
देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और दूसरा विपक्ष में अगर मजबूती की बात करें तो तेजस्वी यादव का उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मजबूती से वही चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।